बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। माय डियर स्टूडेंट, सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 10 और आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेकुलर, आई मीन SN1। स्टूडेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कल हैलाइड दो हमने पढ़नी, एक SN1 एक SN2। ये जो SN2 है वो लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया। अगर आपने वो SN2 रिएक्शन आपने थारोली पढ़ा है, अगर आपने समझा है, तो आपके लिए SN1 को समझना मुश्किल नहीं होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक में पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस उनको नोट करना है, यानी वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें SN1 SN2 से डिफरेंशिएट करता है। मैं इसमें जो हेडिंग यूज करूंगा वो तकरीबन उससे मिलते जुलते हैं। कुछ बातें मैं SN2 से डिफरेंशिएट करता जाऊंगा। आपकी जो परसेप्शन है वो इस बात में होनी चाहिए कि आप इस SN1 को SN2 से कैसे डिफरेंशिएट करते जाते हैं। तो हम आगाज करते हैं इस मैकेनिज्म की SN1, हम इस मैकेनिज्म इसको और इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन स्टूडेंट, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 in which breaking of CX bond, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड, कार्बन न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन। दो काम होते हैं, CX बॉन्ड टूटता है, CNU बॉन्ड बनता है। अगर ये दोनों प्रोसेसेस अक्कर वन आफ्टर द अदर इन टू डिफरेंट स्टेप्स, अगर ये दोनों प्रोसेसेस, कौन कौन से प्रोसेस, फॉर ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड, अगर ये दोनों काम दो मुख्तलिफ स्टेप्स में हो, वन आफ्टर द अदर, द रिएक्शन इज कॉल्ड SN1। लेकिन अगर ये दोनों काम साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में हो, दैट द रिएक्शन इज SN2। SN2 में हम क्या पढ़ के आए हैं कि ये जो दोनों है, यानी ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड, ये दोनों काम साइमल्टेनियसली सिंगल स्टेप में होते हैं। ये हमने SN2 में पढ़ा। और SN1 में हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये दोनों काम दो स्टेप्स में होते हैं, वन आफ्टर द अदर। ये बुनियादी फर्क है। यानी असल फर्क क्या हुआ? असल फर्क है कि CX बॉन्ड की ब्रेकिंग, CNU बॉन्ड की फॉर्मेशन, इन दोनों की टाइमिंग का फर्क है। टाइमिंग। माय डियर स्टूडेंट, एग्जांपल पे आ जाओ। मैं रिएक्शन के एग्जांपल, ये मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड, दिस वन इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, दिस वन इज, माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज टर्शरी ब्यूटाइल chloride. It should be kept in mind that this one is tertiary alkyl halide. When it is treated with KOH या पानी के साथ इसका रिएक्शन करवा दो इन बेस। तो अब इसमें क्या होगा, मैं पहले तो रिएक्शन लिख देता हूं। KCl के साथ मिलकर KCl बना देगा और इस Cl की जगह पे OH आ जाएगा। तो आपके पास ये बना, बाकी कहीं पे कोई चेंज ना लाए। मैं ये सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूं, इसमें मैं स्टीरियो केमिस्ट्री को डिस्कस नहीं कर रहा। और ये Cl की जगह पे OH आ गया। दिस वन इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, द प्रोडक्ट obtained इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये रिएक्शन है एंड दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू SN1 मैकेनिज्म। अब इसमें देख ले, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पे आ रहा है स्टूडेंट? ये OH नेगेटिव ये इधर आता है और ये Cl इधर से निकल जाता है। यानी जब OH नेगेटिव आएगा तो ये एक न्यूक्लियोफाइल आया और इस सबस्टेट में से, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज अ सबस्टेट हियर, इसमें से ये क्लोराइड आयन यहां से निकलेगा जिसपे नेगेटिव चार्ज, वो न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने सबस्टेट में से न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, Cl निकल गया, उसकी जगह पे OH आ गया। दिस वन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो दिस वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन हम इसको कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेकुलर। स्टूडेंट, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म इसको हम डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो SN1 रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक
2 स्टेप्स में मुकम्मल होता है, 2 स्टेप्स में। पहला स्टेप क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज द आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये आपके पास क्या है? ये टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसकी आयोनाइजेशन होती है, आयोनाइजेशन। और जब इसकी आयोनाइजेशन होगी, ये बॉन्ड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, इसकी हीट्रोलिटिक फिशन होती है। हीट्रोलिटिक फिशन का मतलब ये यहां से टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले गए और यूं क्लोरीन जो है ये क्लोराइड आयन बन गया, ये क्लोराइड आयन। अब जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, कार्बन से उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, यू कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये बाकी मिथाइल ग्रुप आप इधर लगा दें, CH3 CH3 और CH3, ये आपके पास, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस वन इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन, दिस वन इज अ कार्बोकैटाइन। ये मेरे पास कार्बोकैटाइन बना और ये टर्शरी कार्बोकैटाइन, मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। दिस वन इज टर्शरी कार्बोकैटाइन। स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन है स्टेप 1 है, इस पे हमारी बहुत डिस्कशन बनती है। पहली बात है कि अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल को चाहिए था कि ये कार्बन ये पार्शियल पॉजिटिव है, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल आता यानी OH नेगेटिव आता और वो इस कार्बन पे अटैक करता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी 2 वजूहात हैं। पहली बात अगर आप ना ये टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर जो है वो गौर से देखें। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन sp3, और ये आपके पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप हैं एंड मिथाइल ग्रुप इज अ बल्की ग्रुप, जिसकी वजह से ये बल्की ग्रुप जो कार्बन के गिर्द मौजूद हैं, ये बल्की ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक अटैक के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ बल्की ग्रुप अटैक टू द कार्बन, they do not allow a nucleophile to attack on the electrophilic carbon. This one is called a steric hindrance. एक और भी बात, माय डियर स्टूडेंट, ये जो कार्बन है ना, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बहुत कम है। क्यों कम है? इस कार्बन के साथ ना ये 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। माय डियर स्टूडेंट, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट 2 लफ्ज आपको बताने जा रहा हूं। ये जो अल्काइल ग्रुप्स है ना, ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये 2 तरह से देते हैं। एक, इसको इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए ये अल्काइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर मिनिमाइज होता जाता है, कम होता जाता है। एक और भी बात है, एक और तरीके से भी ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, दैट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड ऑर्बिटल टू एम्प्टी ऑर्बिटल बाय ओवरलैपिंग। जैसे कि ये मेरे पास इथाइल कार्बोकैटाइन है, इसमें इस कार्बन, ये जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इसका एक ही ऑर्बिटल जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये जो कार्बन है, मिथाइल ग्रुप का कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके ये जो सारे के सारे बॉन्ड, इनमें इलेक्ट्रॉनिकली ये फील्ड ऑर्बिटल है। अब क्या होगा? ये जो sp3 जो फील्ड ऑर्बिटल है, ये sp2 को ओवरलैपिंग के जरिए, दिस वन इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इन दोनों केसेस में ये जो कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इसको अल्काइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए या हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर। 2 वजूहात आ गई। टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों नहीं करता? इसके 2 रीजंस हैं। नंबर 1, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द अल्काइल ग्रुप अटैक टू द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, एंड नंबर 2, पुअर इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ द कार्बन। अब फिर क्या है? अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ना, ये इस न्यूक्लियोफाइल के साथ OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाना भी चाहता है, यहां पे बना भी नहीं सकता। फिर क्या करता है? ये जो कार्बन है, ये इस न्यूक्लियोफाइल को कहता है कि मैं कोई ना कोई गुंजाइश निकालता हूं,
और उस गुंजाइश निकालने में क्या करेगा कि ये कार्बन अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज करेगा। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हेटेरोलिटिकली यहां से टूटेगा, जब टूटेगा तो आपके पास ये कार्बोकैटाइन बनेगा। माय डियर स्टूडेंट, याद रखना ये जो कार्बोकैटाइन बना इसमें जो कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर आप इसको देखेंगे, ये जो आपके पास कार्बोकैटाइन बना, इट हैज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। और एक और भी बात आपको बता रहा हूं कि जो स्ट्रक्चर प्लेनर होगा उसमें जो कार्बन है, दिस कार्बन इज नॉट कायरल, ये कायरल कार्बन नहीं है, ये कायरल कार्बन, ये भी एक बात आपने ज़हन में बिठाना। अब एक और चीज की तरफ बढ़े, और वो क्या है कि आपके पास ये जो रिएक्शन हुआ, मैंने कहा इसमें हमें पोलर सॉल्वेंट चाहिए, ये स्लो रिएक्शन है। तीन बातें ज़हन में, पहली बात कि इसमें हमें पोलर सॉल्वेंट चाहिए, पोलर सॉल्वेंट। स्टूडेंट, ये पोलर सॉल्वेंट जो है ना, ये आप एक्वस इथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं, CH3 से एक्वस इथाइल अल्कोहल, आप ये ना एक्वस एसीटोन भी ले सकते हैं, ये बतौर पोलर सॉल्वेंट। दिस रिएक्शन इज स्लो, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड दिस वन इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। अच्छा स्टूडेंट, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, इस बॉन्ड तोड़ने के लिए ना एनर्जी दरकार है। लिहाजा ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा ना, दिस वन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हमें पोलर सॉल्वेंट चाहिए। ये पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, ये पोलर सॉल्वेंट दो काम करता है। ये पोलर सॉल्वेंट, ये जो हेलाइड आयन आया ना, ये इस हेलाइड आयन को सराउंड करता है, सॉल्वोसिस, यानी सॉल्वेंट का किसी पर्टिकुलर आयन को सराउंड करना, उसके साथ बॉन्ड बनाना, दिस वन इज कॉल्ड सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन होती है, और साथ ही साथ ये जो सॉल्वेंट है ये इस कैटाइन इसको भी सराउंड करके स्टेबलाइज करता है। यानी जो आप पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, ये दो काम करता है, ये एनाइन और कैटाइन इन दोनों को सराउंड करता है। अब याद रखना, जब ये बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, सो दिस वन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। और दूसरी बात, जब आप सॉल्वेंट यूज करते हैं, सॉल्वेंट इस एनाइन या कैटाइन इसको सराउंड करके इसका इंटरेक्शन, उस दौरान एनर्जी रिलीज होती, यहां एनर्जी चाहिए, वहां एनर्जी रिलीज होती, लेकिन एनर्जी ज्यादा चाहिए, कम रिलीज होती। ओवरऑल दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। मैं एक खास बात आपको बताना चाह रहा हूं, माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ये रिएक्शन गैसियस स्टेट में लेते, आप कोई सॉल्वेंट यूज नहीं करते, जब आप सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे तो साफ ज़ाहिर है सॉल्वेशन नहीं होगी, सॉल्वेंट यूज ही नहीं कर रहे, और वो जो सॉल्वेंट है वो इन आयन को सराउंड नहीं करेगा, एनर्जी रिलीज नहीं, एक्सोथर्मिक अप्रोच नहीं है। जब आप गैसियस फेज में इसको लेंगे तो सिर्फ बॉन्ड टूटेगा। कहा जाता है कि अगर आप इसको गैसियस स्टेट में लेते हैं तो इस रिएक्शन की जो डेल्टा H वैल्यू है वो 630 किलो जूल पर मोल है। लेकिन अगर आप सॉल्वेंट यूज करते हैं, वाटर यूज कर ले, अब वाटर की मौजूदगी में जब आप रिएक्शन करवाते हैं, होता वो भी एंडोथर्मिक है, लेकिन अब जो एनर्जी है वो 630 नहीं 84 किलो जूल चाहिए। वो जो 630 से 84 पे आए ना, एनर्जी की डिमांड कम हुई, वो इस वजह से कि सॉल्वेशन हुई, अगर वाटर है तो हाइड्रेशन हुई, उस हाइड्रेशन की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हुई। ओवरऑल दिस वन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये स्लो है, और स्लो होने की वजह से दिस वन इज द रेट डिटरमिनिंग, और इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। यहां तक स्टूडेंट, अब दूसरा स्टेप आ गया। दूसरे स्टेप में आपके पास ये कार्बोकैटायन आया, मैंने लिख लिया, दिस कार्बोकैटायन इज प्लेनर, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है नाउ द कार्बन हैज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। इसमें पुअर था, लेकिन अब ये पॉजिटिव चार्ज फुल होने की वजह से नाउ दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, पॉजिटिव।
अब इस पे ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, आई मीन न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये कार्बन, ये वाला 3 इसके साथ मिथाइल ग्रुप है और ये OH इधर आ गया, ये OH इधर आ गया। ये तो मैंने सिंपल, ये आपके पास प्रोडक्ट बना अल्कोहल, एंड दिस रिएक्शन इज फास्ट। ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है जिसमें आपके पास अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व था, यहां न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये आपके पास फास्ट स्टेप है, इसमें आपके पास न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है और कार्बोकैटायन इन्वॉल्व। अब कुछ बातें स्टूडेंट हम डिस्कस करते जाते हैं, और वो क्या है, मैं इस रिएक्शन की ना आपको एनर्जी डायग्राम वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास SN1 रिएक्शन, उसकी एनर्जी डायग्राम है। इसमें आप देखेंगे ना स्टूडेंट, आपके पास ना 2 पीक्स आ रही, मैं ये 2 स्टेप वाले रिएक्शन की बात, 2 पीक्स आ रही हैं। ये जो 2 पीक्स है ना, ये 2 पीक्स हमें यहां पे 2 ट्रांजिशन स्टेट उसका पता देती है। इन दोनों पीक्स के दरमियान ये खलीज है, ये दरमियान वाली जगह है, यहां पे आपके पास इंटरमीडिएट बना, और इस केस में वो इंटरमीडिएट कौन सा है, वो आपके पास कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन यहां पे, और ये आपके पास प्रोडक्ट बना। अब चूंकि ये पहला, अगर आप देखेंगे ना, पहली पीक उसकी हाइट दूसरी से ज्यादा है, इसका मतलब है ये जो पहला रिएक्शन है, दिस वन इज हाईली एंडोथर्मिक। दूसरा रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक है, और वो एक्सोथर्मिक ही होना चाहिए, उसमें तो जस्ट आयंस की आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और बॉन्ड बनने के दौरान आपको बताया कि एनर्जी रिलीज होती। तो दूसरा स्टेप एक्सोथर्मिक, पहला स्टेप एंडोथर्मिक, और इसमें आपके पास 2 ट्रांजिशन स्टेट हैं, और बीच में ये आपके पास इंटरमीडिएट बना। माय डियर स्टूडेंट, आप एक काम करें, वैसे मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं, अगर आप ये SN2 उसकी ये एनर्जी प्रोफाइल ले लें, डायग्राम जो है, और ये आपके पास SN1 की है। अब दोनों में देखें, दोनों में अगर आप देखेंगे, ऊपर वाला जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, नीचे वाला ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ऊपर वाले में कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं, नीचे वाले में कार्बोकैटायन एक्ट एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, ऊपर वाले में एक ट्रांजिशन स्टेट, नीचे वाले में 2 ट्रांजिशन। मैंने आपके एक दोबारा आज बात कर रहा हूं, कार्बोकैटायन ये और चीज होती है, ट्रांजिशन स्टेट और चीज होती है। यू कांट आइसोलेट ट्रांजिशन स्टेट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, दैट इज हाईली अनस्टेबल, उसकी लाइफ भी बहुत कम होती है। हां, यू कैन आइसोलेट ट्रांजिशन कार्बोकैटायन फ्रॉम द रिएक्शन, इसको आप आइसोलेट कर, ये कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट और बात है, और ये कार्बोकैटायन यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट ये और चीज है। अब दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये था मेरे पास मैकेनिज्म। अब कुछ ना, जितनी मैंने बातें की है ना, ये आगे मैं हेडिंग के साथ इनको मजीद रिफाइन करता जाता हूं। पहली बात, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें जाके क्या होगी sp2, ये sp2 है, और अगेन जब आपके पास प्रोडक्ट बनेगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन दोबारा क्या हो जाएगी sp3, यानी इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज वही है, sp3 sp2 इन कार्बोकैटायन, और अगेन यू हैव द sp3, ये चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट, इससे अगले जो है ना हेडिंग, उनकी तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास हेडिंग है डायरेक्शन ऑफ अटैक। डायरेक्शन ऑफ अटैक यानी जो पहला स्टेप है उसमें आपके पास अल्काइल हैलाइड, इससे हैलाइड आयन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बोकैटायन बना। अब ये जो कार्बोकैटायन बनता है ना, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, किस डायरेक्शन से, ये हमारा हेडिंग है। पहले कार्बोकैटायन इज एन इंटरमीडिएट, हमने पढ़ा है कि कार्बोकैटायन इस रिएक्शन में SN1 में कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट है। स्टूडेंट, दिस वन इज द कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है, प्लेनर। दिस वन इज achiral and it gives us racemic mixture। ये नया लफ्ज आपको दे रहा हूं, racemic mixture क्या होगा ये अभी मैं डिस्कस करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब ये न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल, वो इधर से भी अटैक कर सकता है, ऊपर से भी। न्यूक्लियोफाइल इधर नीचे से भी अटैक कर सकता है, यानी इट अलाउज, इट से मुराद है कार्बोकैटायन अलाउ करता है न्यूक्लियोफाइल
to attack on it from both the direction with equal ease, यानी जितने ऊपर से उतने ही नीचे से अटैक करने के चांसेस है। एक्चुअली अगर मैं इसको ना एक और शक्ल में आपको दिखाऊं, पहले तो आप देख लेना, अगर इधर से अटैक करेगा तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट अगर इधर से अटैक करता है तो कार्बन, एक मेथल, दूसरा मेथल, तीसरा मेथल, 3 मेथल आ गए, 3 मेथल, और इधर आपके पास OH आ गया, ये वाला। और अगर इधर से अटैक होगा, कार्बन, ये मेथल, ये दूसरा और ये तीसरा, CH3 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 और OH बना। यानी आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है, अकॉर्डिंग टू आवर बुक, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसमें 50% ये वाला और 50% ये वाला। हम 2 टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, एक इन्वर्जन, एक रिटेंशन। दो अल्फाज, एक है इन्वर्जन, इन्वर्जन, और दूसरा लफ्ज मैंने क्या बोला, रिटेंशन, रिटेंशन। इन्वर्जन का लफ्ज इन्वर्ट से आया, और इन्वर्ट का मतलब हुआ उलटना, चेंज कर देना। रिटेंशन का मतलब ये रिटेन से आया, और रिटेन का मतलब क्या है, बरकरार रखना, बरकरार रखना। ये दो उसके। एक होती है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन यानी प्रोडक्ट में अरेंजमेंट जो है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल उलट गई। अब रिएक्टेंट देखें, स्टूडेंट इधर देखें, रिएक्टेंट अगर आप देखेंगे ना, ये कार्बन, आपके पास ये जो है हैलोजन इधर है, और ये तीनों अल्काइल ग्रुप दूसरी तरफ है। यानी आपके पास हैलोजन इधर, ये हैलोजन इधर था, अब उसकी जगह पे OH आ गया, और तीनों अल्काइल ग्रुप इधर है लेफ्ट साइड पे। अब अगर तीनों अल्काइल ग्रुप प्रोडक्ट में भी लेफ्ट साइड पे रहे, उसी साइड पे रहे, तो दैट इज कॉल्ड द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन यानी 50% आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें देयर इज द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और जो 50% बना उसमें कॉन्फ़िगरेशन उलट गई, देयर इज 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये जो मैंने बातें आपको बताई ना, इसमें जो हमने एग्जाम्पल ली है, यानी मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया था, और आपके पास ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, दिस वन इज अ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। स्टूडेंट बजाहिर हमें लग रहा है कि ये आधे इधर आ गए, आधे इधर, लेकिन एक्चुअली अगर आप इन दोनों को देखेंगे ना, तो ये एक किस्म के ही मॉलिक्यूल है। जरा मेरी बात, इसको मैंने जो की है ना, इसको जरा गौर से सुने, फिर मैं इसका हल भी आपको बताता हूं। देखें, मेरे पास ना ये एक कार्बोकैटाइन बना, दिस वन इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे ना, ये सेंटर वाला कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कार्बन है ये एक कायरल कार्बन है, और ओवरऑल अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो दिस वन इज ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर की बात कर रहा हूं। और ये कार्बन हमने कहा था, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो मिथाइल वाले जो कार्बन है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सेंट्रल कार्बन, मैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की बात कर रहा हूं। स्ट्रक्चर देखिए, दिस वन इज अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। अब ये जो OH नेगेटिव है, जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर इधर से भी अटैक कर सकता है, ये इधर से भी अटैक कर सकता है। यानी न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक दोनों तरफ से विद इक्वल ईज। अगर ये इधर से अटैक करेगा, अब ये कार्बन sp2 की बजाय sp3 हो जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, दिस वन इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये जो प्रोडक्ट बना, इसमें अगर आप रिएक्टेंट के लिहाज से कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना, तो बिल्कुल उलट गई। तो देयर इज 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, 50% प्रोडक्ट ऐसा बनता है। लेकिन अगर ये OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा, तो अब ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, दिस वन इज 50% रिटेंशन। ये बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही है जैसे रिएक्टेंट में थी। मैं आपसे बोला क्या कह रहा था, मैंने कह रहा था ये जो दो आपके पास दो 50% ये बने, 50% ये वाले जो प्रोडक्ट बने, अब इसको अगर घुमा के देखेंगे तो ये ऊपर वाला ही बनता है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ही बनता है। ये दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट नहीं बने, ये आपके पास एक ही चीज बनी। अगर आप इसको और खूबसूरती से समझना चाहते हैं ना, जो असल इस टॉपिक की, इस जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल की असल जो रूह है,
वो ये एग्जांपल है। देखें इसमें मेरे पास ये जो रिएक्टेंट है दिस वन इज 3 ब्रोमो या 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन। ये कार्बन जिस पर ब्रोमीन लगा हुआ है जो टर्शियरी कार्बन है, दिस वन इज कायरल कार्बन। मैंने पहले भी आपसे कहा कायरल हम उसे कहते हैं आप लोगों के हद तक ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स अटैच हो। इस कार्बन के साथ ये इथाइल भी है, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है, ये ब्रोमीन है। दिस कार्बन इज टर्शियरी। दिस 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, this alkyl halide is tertiary alkyl halide. This one is optically active. ये मैं इसके S फॉर्म लिख रहा हूं ऑप्टिकल। When it is treated with water in acetone, we have 2 kind of product. ये मेरे पास 2 प्रोडक्ट आ गए। अब ये जो 2 प्रोडक्ट आएंगे ना, ये दोनों प्रोडक्ट ये आपके पास जो बना 3 मिथाइल 3 हेक्सानोल, ये भी 3 मिथाइल 3 हेक्सानोल, एक इसकी S फॉर्म है, एक इसकी R फॉर्म है, और ये ओवरऑल आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दिस वन इज द रेसमिक मिक्सचर। ये 2 जो प्रोडक्ट बने ये 2 अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज नहीं है, ये 2 अलग अलग है और ये ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ये जो मेरे पास मिक्सचर बनता है दिस वन इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर, दिस वन इज द रेसमिक फॉर्म। इसमें 50% इन्वर्जन हुई और 50% रिटेंशन। माय डियर स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। मोलेकुलरिटी हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और रेट डिटरमिनिंग स्टेप माय डियर स्टूडेंट अगर आप रेट डिटरमिनिंग स्टेप देखेंगे तो वो यही स्टेप है और इसमें रिएक्टेंट सिर्फ अल्काइल हैलाइड वो ही इन्वॉल्व। चूंकि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है लिहाजा मोलेकुलरिटी इसकी क्या बनेगी? 1। और 1 मोलेकुलरिटी की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? दिस वन इज यूनिमोलेकुलर। ये जो हम लिखते हैं ना SN1, N न्यूक्लियोफिलिक, S सब्स्टिट्यूशन और 1 क्या हो गया? यूनिमोलेकुलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेकुलर। इस रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेकुलर। माय डियर स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं और अब हम रिएक्शन काइनेटिक्स को देखते हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स में यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आएगा उस डेटा की मदद से आप। अब एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें क्या बताता है? हमें बताता है कि इस रिएक्शन में SN1 रिएक्शन में जो रेट है दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन जितने गुना बढ़ाओ रेट ऑफ रिएक्शन उतने गुना बढ़ता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कम ज्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे पास ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में देखें ये मैंने टर्शीब्यूटाइल क्लोराइड लिया, वाटर से रिएक्शन किया, ये आपके पास प्रोडक्ट बना। अब 2 रिएक्टेंट हैं, एक ये टर्शी अल्काइल हैलाइड और एक ये वाटर है। आपने इस रिएक्शन में आप टर्शी अल्काइल हैलाइड उसकी कंसंट्रेशन कम ज्यादा करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होता जाएगा, यानी जितने गुना इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे उतना गुना रेट। लेकिन a change in the concentration of water या अगर आप कोई बेस भी यूज करते हैं, change in the concentration of base does not affect the rate of reaction। इसका मतलब क्या हुआ कि हम रेट इस न्यूक्लियोफाइल या बेस उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मैं ऑर्डर लेना चाहता हूं आई हैव टू राइट द रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन में मैं क्या लिखूंगा? रेट इक्वेशन में मैं लिखूंगा रेट दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर यहां टर्शीब्यूटाइल है तो वो आप लिख सकते हैं, मैं अल्काइल हैलाइड लिख रहा हूं, अल्काइल हैलाइड, और इसके ऊपर 1 है तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? OR, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज 1। आई मीन दिस वन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, कौन से अल्काइल हैलाइड है जो SN1 रिएक्शन देते हैं? स्टूडेंट आमतौर पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड, या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये जो है ये SN1 रिएक्शन देते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन नहीं देते। स्टूडेंट यहां तक था हमारा SN1 रिएक्शन। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेकुलर रिएक्शन उसको डिटेल से पढ़ा। ये आपके 2 टॉपिक्स मुकम्मल हुए, SN1 वाला और SN2 वाला।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। लेकिन वो डिफरेंस तब ही आप समझ पाएंगे अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को SN1 और SN2 दोनों को डिटेल से पढ़ना भी है, याद भी करना है, लेकिन असल बात है समझना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।